अम, हमने कल डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो में 4 तरीके के बेस पेयर होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब हम साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको ध्यान से आपको लर्न भी करना है, समझना भी है। ओके, तो पहला फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज वेयर द बैकबोन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई शुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन प्रेजेंट होती हैं। जो इसकी बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है और इसमें बेस प्रोजेक्ट जो बेस पेयर्स होते हैं वो बीच में प्रेजेंट होते हैं। द 2 चेन्स हैव एंटी parallelly polarity. It means if one chain has the polarity 5' to 3', the other has the 3' to 5'। अब डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया कि जो इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, तो जो एक पहली चेन होती है वो मूव करती है, उसकी पोलैरिटी होती है 5' to 3', और जो दूसरी होती है उसकी पोलैरिटी होती है 3' to 5'। ठीक, मतलब इसी डायरेक्शन में ये चेन्स जो होती हैं वो आगे बढ़ती हैं, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट आगे बढ़ती हैं, एक दूसरे के साथ में नहीं करती, पैरेलल नहीं होती, एक दूसरे के अपोजिट। वो उस तरफ से ग्रो करती है, वो दूसरे एंड से ग्रो करती है, पर एक दूसरे के आमने सामने ग्रो करती हैं। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग द बेस पेयर। जो बेसिस होते हैं जो दोनों स्ट्रैंड्स के वो पेयर्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, और ये बेस पेयर फॉर्म करते हैं। एडेनिन जो होती है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करती है थाइमिन के साथ में फ्रॉम द अपोजिट स्टैंड एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली जो गुआनिन होती है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड करती है और उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यानी कि एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से अपोजिट, यानी कि इस साइड पे एडेनिन है तो दूसरी साइड पे थाइमिन है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और फिर अगर गुआनिन है तो गुआनिन में और साइटोसिन आपस में कंबाइन करते हैं, तो यानी कि उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, एज ए रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम अपोजिट टू द पिरिमिडीन। इसकी वजह से जो प्यूरिन होता है वो हमेशा पिरिमिडीन के अपोजिट होता है। दिस जनरेट approximately यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। इसकी वजह से हर बेस पेयर के बीच में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस जो होता है वो मेंटेन रहता है। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज़ 34 नैनोमीटर। जो दोनों चेन्स होती हैं वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती हैं। जो पिच होती है हेलिक्स की वो 3.4 नैनोमीटर होती है। एंड दे आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच। और एक में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? 10 बेस पेयर जो है हर एक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी डीएनए का, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं आप, इसमें बेस पेयर्स हैं, जैसे एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, थाइमिन है। ठीक है, एडेनिन थाइमिन के साथ कंबाइन करता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ कंबाइन करता है। शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, एक 5' to 3' है, एक 3' to 5' है। द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन एन हेलिक्स इज 0.34 नैनोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस 2 बेस पेयर्स के आपस में बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर stacks over the other in the double helix, and this in addition to hydrogen bond confers the stability of the helical structure। जो वन बेस पेयर का जो प्लेन है वो दूसरे पेयर के साथ डबल हेलिक्स के साथ में स्टैक करता है, मिलता है, और जिसकी वजह से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एक स्टेबिलिटी प्रेजेंट रहती है। द प्रोपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी in explaining the genetic implication become revolutionary very soon. Phoenix Crick proposed the central dogma in the molecular biology, which state that genetic information flow from DNA, RNA to protein। तो इन्होंने एक सेंट्रल डोगमा एक उन्होंने थ्योरी बताई थी
रेप्लिकेशन की प्रोसेस के थ्रू डीएनए बनता है, फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए से जो है प्रोटीन्स बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, एंड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा. ओके. In some viruses, the flow of information is in reverse direction and that is from the RNA to DNA. तो कुछ वायरस ऐसे हैं जो उल्टे काम करते हैं. इनमें DNA से RNA नहीं बनता है, इनमें RNA से DNA बनता है. ठीक. तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. अब हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ DNA. ओके. तो आपको ये चीज़ स्ट्रक्चर समझ में आ गया. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. इनमें बेस पे प्रेजेंट है. इनकी जो बैकबोन होती है उसमें राइबोस की बैकबोन होती है और इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स के 2 चेन्स होती हैं, एक 5' to 3' और एक 3' to 5' डायरेक्शन में. जो बेस पेयर्स होते हैं उनमें 4 बेस पेयर्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, जिसमें कि एडेनिन जो होते हैं वो थाइमिन के साथ कंबाइन करता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ. एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन में कॉम्बिनेशन करते समय 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. फिर जो है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है वो बनता है. देन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज़ मेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन इज़ मेड. Now our next topic is packaging of the DNA helix. कि किस तरीके से DNA helix की पैकेजिंग है. तो एक एग्जांपल देख लीजिए. इसमें DNA है H1 हिस्टोन, प्रोटीन्स हैं हिस्टोन, ऑक्टामेर है और ये कोन ऑफ द हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. तो बस इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान रखिएगा और अब सुनिए. टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 consecutive pairs एज 0.34 नैनोमीटर. तो मैंने बताया था जो 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर का. इफ़ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इज़ अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज़ कैलकुलेटेड by multiplying the total number of base pair with distance between the 2 consecutive base pair, that is 6.6 into 10 to the power 9 into 0.34 into 10 to the power 9 meter per base pair. It comes out to be approximately 2.2 meter. So a length is far greater than the dimension of a typical nucleus. How is such a long polymer is packed in a cell? तो इन्होंने कहा है कि जब हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करी तो जो डीएनए की जो लेंथ आई है वो है 2.2 मीटर की. तो एक सेल के अंदर किस तरीके से पॉसिबल है कि ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो समा जाए. ठीक. इफ़ द लेंथ ऑफ द ई कोलाई इज़ 1.36 नैनोमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन द ई कोलाई. इसी के बेसिस पे क्या आप ई कोलाई का बेस पेयर का काउंट कर सकते हैं. In prokaryotes such as E. coli, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. जो प्रोकैरियोट्स है जैसे कि ई कोलाई, इनमें जो है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, पर जो इनका जो डीएनए है वो स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ छतरा हुआ नहीं होता है सेल के अंदर. डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज़ हेल्ड विद सम प्रोटीन्स दैट हैव पॉजिटिव चार्ज. जो डीएनए है उनमें उस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है. वो जो है कुछ प्रोटीन्स के साथ घिरा हुआ होता है जिन प्रोटीन्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो आपस में न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं और स्टेबल रहते हैं. ओके. सो इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल. DNA being negatively charged is held with some proteins that have positive charges in a region termed as the nucleoid. तो जहाँ पे ये दोनों आपस में
स्टेबल होकर रहते हैं, उस पोजीशन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय द प्रोटीन्स। जो डीएनए जो इन न्यूक्लियोइड्स में ऑर्गेनाइज होता है वो लार्ज लूप्स में आपस में प्रोटीन्स के थ्रू जो है वो हेल्ड होता रहता है। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स। जब प्रोकैरियोट्स में ऐसा है तो यूकैरियोट्स की तो ऑर्गेनाइजेशन और भी कॉम्प्लेक्स है। देयर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड द हिस्टोन्स। जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, इनका जो डीएनए होता है वो बेसिक प्रोटीन्स के द्वारा जो है वो अरेंज होता है। और इन सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? हिस्टोन्स। अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस ऑफ द एमिनो एसिड रेसिड्यूज विद चार्ज साइड चेन। जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें जो भी चार्जेस होते हैं वो एमिनो एसिड्स के वजह से होते हैं, क्योंकि जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके जो रेसिड्यूज होते हैं उनमें चार्ज साइड चेन होती हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन्स। जो हिस्टोन्स हैं उनके पास में जो एमिनो एसिड बेसिक एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, रेसिड्यूज पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? लाइसिन है और आर्जिनिन है। बोथ द एमिनो एसिड रेसिड्यूज कैरी द पॉजिटिव चार्जेस इन दियर साइड चेन। दोनों ही जो एमिनो एसिड्स के जो रेसिड्यूज हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, उनकी जो साइड की चेन्स होती हैं। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अ हिस्टोन ऑक्टामर। जो हिस्टोन्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं 8 मॉलिक्यूल्स में, और इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ न्यूक्लियोसोम। जो डीएनए होता है वो चारों तरफ से घिरा होता है किसके? हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों की जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज डीएनए को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम, जो मैंने अभी आपको ये ऊपर वाला दिखाया था। ओके। A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix। ये माना गया है कि जो एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम है उसमें जो है कितने बेस पेयर प्रेजेंट है? 200 बेस पेयर प्रेजेंट है। ठीक। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड द क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो एक रिपीटिंग यूनिट बनाते हैं स्ट्रक्चर की न्यूक्लियस में, उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या होती है? क्रोमेटिन जो होती है दे आर थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज सीन इन द न्यूक्लियस। क्रोमेटिन जो होती हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पतले पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कलर्ड होते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर देखे गए हैं। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन्स आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन क्रोमेटिन्स में प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हमें ऐसा लगेगा एक धागे में छोटी छोटी बीड्स बनी हुई हैं, ठीक है, या छोटी छोटी सी गांठ पड़ी हुई है एक समुचित डिस्टेंस पे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ देखने में आता है। ठीक। द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर in chromatin is packaged to form a chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form the chromosome। ये जो बीड होती हैं, जो स्ट्रिंग के स्ट्रक्चर्स क्रोमेटिन में प्रेजेंट होती हैं, ये पैक्ड फॉर्म में होती हैं क्रोमेटिन फाइबर्स के, जो कि फर्दर जो है उनको कॉइल्ड हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं। कब? जब मेटाफेज स्टेज आती है, सेल डिवीज़न में जब मेटाफेज स्टेज आती है तो उस टाइम पे ये और ज़्यादा जो है कंडेंस्ड हो जाती हैं और कॉइल्ड हो जाती हैं। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल requires additional set of proteins that collectively are referred to as non-histone chromosomal proteins। ओके, तो
जो पैकेजिंग यानी क्रोमेटिन जो होती है, जो पैक्ड होती है एक हायर लेवल सेट ऑफ प्रोटीन्स के साथ में पैक्ड होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC। In a typical nucleus, some regions of chromatins are loosely packed and are referred to as euchromatin। अगर हम न्यूक्लियस की स्टडी करें तो क्रोमेटिन के जो कुछ रीजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और वहाँ पे जो स्टेन होता है यानी कलर होता है वो लाइट हो जाता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन कहते हैं। और जहाँ पे क्रोमेटिन की जो स्टेन्स होते हैं वो बहुत डार्क होते हैं, और जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं, तो वहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी दी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, वेयरएज हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। तो यूक्रोमेटिन को जो है वो कहा गया है कि वो बहुत ही एक्टिव क्रोमेटिन होता है, जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो एक इनएक्टिव क्रोमेटिन बोला गया है। ओके। The search for genetic material. Even though the discovery of the nucleon by the Michaud and the proposition for the principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material took long to be discovered and proven। ठीक है, तो ये हालांकि जो डिस्कवरी थी न्यूक्लियन की, जो मिशर ने की थी, और जो प्रिंसिपल जो मेंडल्स ने इनहेरिटेंस के दिए थे, वो ऑलमोस्ट जो है सेम टाइम पे चीज़ें दी थी। पर जो DNA जो है एक जेनेटिक मटेरियल है, इस चीज़ को प्रूव करने में और डिस्कवर करने में थोड़ा टाइम लग गया। बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक इनहेरिटेंस हैज़ रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल। 1926 में क्या हुआ, जो जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में जो एक प्यास थी, लोग उसके बारे में जो उत्सुकता थी उसको जानने की, वो मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी तक पहुंच गई थी। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय द जॉर्ज मेंडल, वॉल्टर सुल्तान, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नारोड द सर्च टू द क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट सेल। तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन सब ने जो है इतना ज़रूर बता दिया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर सेल्स के अंदर। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल्स होल्ड एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल एंड हैड नॉट बीन आंसर। पर उस टाइम पे ये नहीं पता चल पाया कि ये जो सेल्स थे, क्या ये जेनेटिक मटेरियल थे, ये जो स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम था, ये जेनेटिक मटेरियल था, ये उस टाइम पे आंसर नहीं हो पाया था। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा द साइलेंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द DNA, स्ट्रक्चर ऑफ द DNA पढ़ा हमने कि DNA का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। फिर सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने न्यूक्लियोसोम यानी न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो आज आपको जो है पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ DNA स्ट्रक्चर विद डायग्राम, आपको इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। और कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप अपने आप हमसे मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। तो टिल दैट टाइम जस्ट रिवाइज द होल कंटेंट विच आई हैव टॉट यू, and for the queries you can discuss with me in the class after watching the videos, and submit your work, previous chapter work. Okay, thank you.